हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे एंडोस्पोर के बारे में। एंडोस्पोर का जैसे नाम से पता चल रहा है, एंडोस्पोर ये कोशिका के अंदर बनता है, खास करके प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये बनता है। सम पॉलीसेकेराइड्स प्रोकैरियोट्स स्पेशली ग्राम पॉजिटिव रोड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव, जैसे बेसिलाई क्लोस्ट्रिडियम, ए फ्यू सर्सिनी एंड एक्टिनोमाइसिटीज फॉर्म ए हाईली रेजिस्टेंट dehydrated form to prolong the life in adverse condition like limited supply of carbon, nitrogen, phosphorus etc. called एंडोस्पोर। तो ये ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होती हैं, खास करके जो रोड शेप हैं, ये एक हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है जो कि डिहाइड्रेटेड होती है। इसके अंदर अधिकांश पानी निकाल दिया जाता है। जब एडवर्स कंडीशन आती हैं, जैसे कार्बन की सप्लाई लिमिटेड हो गई, नाइट्रोजन की सप्लाई लिमिटेड हो गई, फास्फोरस नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो एडवर्स कंडीशन में बचने के लिए ये स्ट्रक्चर बना ली जाती है। तो ये अपने आप में बड़ी एक हार्ड और रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि एडवर्स कंडीशन को टाइड ओवर करने तक बनी रहती है। इन दिस स्टेट दे आर मोर रेजिस्टेंट टू हीट, कोल्ड, डेसिकेशन एंड रेडिएशंस। Characteristically, a single spore is formed in a vegetative cell and germination again a single cell प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि कोशिका को हीट, कोल्ड, डेसिकेशन, रेडिएशन आदि से बचाता है और ये जर्मिनेट होकर एक सामान्य एक वेजिटेटिव सेल का निर्माण कर देती है। हाँ, तो अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखते हैं। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो ये जटिल और कई लेयर्स की बनी हुई संरचना होती है। एंड समटाइम्स लार्जर देन द सेल, और कई बार इसका आकार है सामान्य जो वेजिटेटिव सेल है उससे भी बड़ा हो जाता है। द आउटर लेयर इज ए वेरिएबल स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ थिन डेलिकेट कवरिंग मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्जियोस्पोरियम। तो इसका बाहर का जो आवरण होता है उसको एक्जियोस्पोरियम कहते हैं। प्रोटीन की ये लेयर होती है। विद इन दिस स्पोर कोट कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ स्पोर स्पेसिफिक प्रोटीन, और इसके अंदर जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर कई सारी स्पोर स्पेसिफिक प्रोटीन्स की लेयर पाई जाती है। बिलो द स्पोर कोट इज स्पोर कॉर्टेक्स विच इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल क्रॉस लिंक्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन की पेप्टाइडोग्लाइकेन की कई क्रॉस ब्रिज की लेयर पाई जाती हैं। एंड इनसाइड द कॉर्टेक्स इज ए कोर, और उस कॉर्टेक्स के अंदर एक कोर पाई जाती है जो कि डीएनए जो प्रोटोप्लास्ट है उसको रखती है, स्पोर प्रोटोप्लास्ट वगैरह को रखती है। विच कंटेंस द यूजुअल सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लिक एसिड एंड सो ऑन। तो जो कोर है, कोर के अंदर सब चीज़ें, बाकी सब चीज़ें पाई जाती हैं। कोर के चारों ओर ये लेयर्स के रूप में एंडोस्पोर बनता है। थस स्पोर डिफर फ्रॉम वेजिटेटिव सेल प्राइमरीली इन द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड आउटसाइड द कोर वॉल। तो कोर वॉल के बाहर जो स्ट्रक्चर अलग अलग होती है उसके आधार पर ये अलग वेजिटेटिव कोशिका से अलग होता है। One chemical substance that is characteristic of endospore but not present in the vegetative cell is dipicolinic acid। पिकोलिनिक एसिड है, ये सिर्फ एंडोस्पोर के अंदर ही पाया जाता है, जो सामान्य वेजिटेटिव कोशिका है उसके अंदर नहीं पाया जाता। जो डाइपिकोलिनिक एसिड है ये कैल्शियम के साथ जुड़कर कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है और यही रेजिस्टेंस पैदा करता है। दिस सब्सटेंस हैज़ बीन फाउंड इन ऑल एंडोस्पोर एंड लोकेटेड इन द कोर। तो यही इनको सबसे ज़्यादा जो मजबूती, रिजिडिटी और जो प्रोटेक्शन है ये कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड कॉम्प्लेक्स है, ये प्रदान करता है। स्पोर आर हाई इन कैल्शियम आयन, मोस्ट ऑफ विच आर कंबाइंड विद डाइपिकोलिनिक एसिड। अधिक कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है और ये पिकोलिनिक एसिड के साथ जुड़ कर रहता है। द कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड कॉम्प्लेक्स ऑफ द कोर रिप्रेजेंट्स अबाउट 10% ऑफ द ट्राई वेट ऑफ द एंडोस्पोर। एंडोस्पोर का ये 10% पार्ट है, ये कवर करता है। कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कहने का मतलब। अगर स्ट्रक्चर को देखें तो नीचे स्ट्रक्चर दे रखी है, सबसे बाहर एक्जियोस्पोरियम पाया जाता है, उसके नीचे आउटर कोट लेयर, इनर कोट लेयर्स पाई जाती हैं, नीचे कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स के अंदर कोर मेम्ब्रेन और कोर जिसके अंदर प्रोटोप्लास्ट और डीएनए पाया जाता है।
ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, बेसिलस जो फॉर्म होती है उनका एंडोस्पोर है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एंडोस्पोर के बारे में बात कर लेते हैं। द बैक्टीरियल स्पोर इज परहैप्स द मोस्ट रेजिस्टेंट लिविंग स्ट्रक्चर नोन इन द साइंस। विज्ञान जगत में जो सबसे बायोलॉजिकल साइंस के अंदर जो सबसे रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर खोजी गई है वो एंडोस्पोर माना जाता है। ड्यू टू द मल्टीपल लेयरिंग एंड केमिकल कंपोजिशन, और ये इसके अंदर मल्टीपल जो लेयरिंग पाई जाती है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, इसके कारण इसको सबसे रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है। द कोर ऑफ द स्पोर इज पार्शली डिहाइड्रेटेड, पानी अधिकांश पानी बाहर निकाल दिया जाता है। कंटेन ओनली 10 to 30% ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। तो वेजिटेटिव सेल्स की से अगर कंपेयर करें तो इसके अंदर 10 to 30% पानी ही पाया जाता है, बाकी निकाल दिया जाता है। एंड सेल थस consistency of core cytoplasm is that of a gel. Dehydration core greatly increase the heat, मतलब डिहाइड्रेशन होने से ये हीट के प्रति इनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है। द एंडोस्पोर एंड आल्सो कन्फर रेजिस्टेंट टू chemicals such as hydrogen peroxide and causes enzymes remaining in the core to become inactive. The pH of the core cytoplasm is about 1 unit lower than the vegetative cell। तो इनकी pH है वो 1 इकाई कम हो जाती है, सामान्यतः pH कम हो जाती है अंदर की। सेल एंड कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ कोर स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड स्मॉल एसिड सोल्यूबल स्पोर प्रोटीन से। तो इनके अंदर एक और प्रोटीन बनती है जिसको अपन SASPS कहते हैं, कोर स्पेसिफिक सोल्यूबल प्रोटीन। इन प्रोटीन्स के दो काम मुख्य रूप से देखे गए हैं। फर्स्ट, दे बाइंड टाइटली टू DNA इन द कोर एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम UV अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं, ये DNA के साथ बाइंड करके DNA को UV किरणों से बचाती हैं, डेसिकेशन से बचाती हैं, और ड्राई हीट जो होती है इससे बचाती हैं। ये SASPS जो प्रोटीन है। और दूसरा इनका मुख्य काम जो है, द सेकेंड फंक्शन ऑफ द SASPS इज दे प्रोवाइड एनर्जी एंड कार्बन सोर्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर। तो जब दोबारा फेवरेबल कंडीशन आती हैं, दोबारा जर्मिनेट होता है, तो उस दौरान ये कार्बन और एनर्जी प्रोवाइड करती हैं वेजिटेटिव कोशिका को। अब ये एंडोस्पोर कैसे बनता है ये नीचे दिखा रखा है अपने डायग्राम में, एक साइक्लिक मैनर के अंदर बनता है। पहले स्टेप में क्या होता है, जो एक्सियल फिलामेंट है वो जो DNA है एक्सियल फिलामेंट के रूप में बदल जाता है, लूजली पैक्ड नहीं रहता, एक फिलामेंट के रूप में बदल जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू इनक्लोज द पार्ट ऑफ DNA एंड प्रोड्यूस द फोर स्पोर सेप्टम। तो ये जो है इनफोल्डिंग होती है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर इनफोल्डिंग होती है, और ये इनफोल्डिंग जो DNA है उसको कवर करके और पूरे इस कोशिका को दो भागों के अंदर डिवाइड कर देती है, बीच में एक सेप्टा का निर्माण करती है। द मेम्ब्रेन कंटिन्यू टू ग्रो एंड इनगल्फ द इमेच्योर फोर स्पोर इन द सेकेंड मेम्ब्रेन। और दोहरी झिल्ली से ये जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, दोहरी ये जो है ये इनगल्प कर लेती है, जो सेप्टम बनता है पहले कोर अलग हो जाती है, दूसरा जो पार्ट है चैम्बर है, ये चैम्बर पहले वाले चैम्बर को इनगल्फ कर लेता है। थर्ड स्टेप में द मेम्ब्रेन कंटिन्यू टू ग्रो एंड इनगल्प द इमेच्योर स्पोर इन द सेकेंड मेम्ब्रेन। फोर्थ में कॉर्टेक्स इज लेड डाउन in the space between the two membrane and both calcium and dipicolinic acid are accumulated in। और ये दोनों झिल्लियों के बीच की जो जगह है यहाँ पे स्पोर प्रोटीन्स की लेयर्स जमा दी जाती हैं, साथ में कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड है वो भी इसके अंदर जमता चला जाता है, तो ये कई सारी लेयर्स बन जाती हैं। फिफ्थ स्टेज में देखें तो अपन प्रोटीन कोट देन आर फॉर्म्ड अराउंड द कॉर्टेक्स के चारों ओर प्रोटीन का एक नया कोट बन जाता है। और सिक्स में मैच्योरेशन ऑफ स्पोर अकर, मैच्योरेशन हो जाता है इसके अंदर। ये दे रखा है अपने साइड, इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये कोटिंग लगातार चलती रहती है और ये लेयर्स की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है।
फाइनली लाइटिक एंजाइम डिस्ट्रॉय द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम लाइटिक एंजाइम है, स्पोरेंजियम को नष्ट हो जाते हैं और ये स्पोर्स हैं ये रिलीज हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बेसिलाई को देखें तो इनके अंदर लगभग 10 घंटे में स्पोर है वो बन जाती हैं। एक स्पोर बनने में लगभग 10 घंटे का टाइम लगता है स्पोरुलेशन के अंदर। लास्ट में अपन देखते हैं जर्मिनेशन। जब एडवर्स कंडीशन निकल जाती हैं, फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो दोबारा ये जो एंडोस्पोर है ये जर्मिनेट करके नई वेजिटेटिव कोशिका का निर्माण कर लेता है। तो ये कैसे होता है ये थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। जर्मिनेशन के अंदर द एंडोस्पोर एबल टू रिमेन डोरमेंट फॉर मैनी ईयर्स और अप टू डेकेड्स, है ना, कई सालों तक, दशकों तक भी ये डोरमेंट अवस्था के अंदर रह सकता है, निष्क्रिय अवस्था के अंदर रहता है। बट इट कैन कन्वर्ट बैक टू द वेजिटेटिव सेल रिलेटिवली रैपिडली, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये एंडोस्पोर वापस वेजिटेटिव कोशिका के अंदर बदल जाता है। इस जो टोटल प्रोसेस है इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो एक्टिवेशन, जर्मिनेशन एंड आउट ग्रोथ। एक्टिवेशन देखते हैं अपन। इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो स्पोर बनते समय प्रोसेस हुई थी ये उससे उल्टी हो जाती है एक तरीके से जर्मिनेशन के दौरान। इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस दैट prepare spore for germination and usually result from heat treatment like heating। तो इसके लिए आवश्यक ये प्रोसेस तब भी शुरू जब हीट ट्रीटमेंट मिल चुका होता है, स्पोर को पर्याप्त मात्रा में हीट के अंदर रह चुका है, उसके बाद में ये जर्मिनेट हो सकता है। एक्टिवेटेड स्पोर आर देन कंडीशनड टू जर्मिनेट व्हेन प्लेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम। उनको न्यूट्रिएंट हीट ट्रीटमेंट मिल चुका होता है, जब न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखते हैं तब इनके अंदर क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा, ये ग्रोथ के लिए तैयार हो जाएंगे। जर्मिनेशन तो इट इज़ यूजुअली ए रैपिड प्रोसेस, ये तीव्र प्रक्रिया है। ऑन इन ऑर्डर टू से मिनटों में ही ये चीज़ें हो जाती है। इन्वॉल्व लॉस ऑफ माइक्रोस्कोपिक रेफ्रैक्टिलिटी है वो कम हो जाती है स्पोर की। लॉस ऑफ रेजिस्टेंस टू हीट का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। एंड केमिकल और हीट दोनों का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। लॉस फ्रॉम द होल कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड है उसकी मात्रा कम होती चली जाती है, यानी वो टूटता चला जाता है। एंड कॉर्टेक्स कंपोनेंट अकर ड्यूरिंग दिस स्टेज, और SASPS प्रोटीन है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। तो कैल्शियम डाइपिकोलिनेट है वो और SASPS प्रोटीन्स है वो डिग्रेड होना या उससे हटना शुरू हो जाती है स्पोर से। जब ये चीज़ें ये हट जाती हैं तो फिर आउट ग्रोथ शुरू हो जाती है। आउट ग्रोथ में क्या होता है, आउट ग्रोथ इन्वॉल्व विजिबल स्वेलिंग आ जाती है अब जो पानी को ऑब्जर्व करके, ड्यू टू वाटर अपटेक एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू RNA प्रोटीन्स एंड DNA का निर्माण, ये चीज़ें शुरू हो जाती है। DNA का रेप्लिकेशन, प्रोटीन्स का बनना, नए RNA का बनना, नई ट्रांसक्रिप्शन, नई ट्रांसलेशन, ये चीज़ें शुरू हो जाती है और ये स्वेल होकर आउट ग्रोथ इनके अंदर शुरू हो जाती है। द सेल इमर्ज फ्रॉम द ब्रोकन स्पोर कोट एंड इवेंचुअली बिगिंस टू डिवीजन शुरू हो जाता है इनके अंदर। द सेल देन रिमेन इन वेजिटेटिव ग्रोथ अंटिल एनवायरमेंटल सिग्नल्स, जब तक पर्यावरण से सही संकेत मिलते रहेंगे तब तक ये वेजिटेटिव ग्रोथ करती रहेगी। और जब कभी भी दोबारा एडवर्स कंडीशन शुरू होती हैं तो स्पोरुलेशन की क्रिया इनके अंदर पुनः शुरू हो जाती है और ये साइकिल चलता रहता है। तो एंडोस्पोर मुख्य रूप से जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं उन एडवर्स कंडीशंस को टाइड ओवर करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनती है, जो कि सबसे रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर मानी जाती है। थैंक यू।